So the first point is Mr. Peter commenced business as a computer merchant, trading under the name of Computer Point. तो मिस्टर पीटर हैं जिन्होंने कंप्यूटर पॉइंट करके एक बिजनेस खोला है और उन्होंने 4 लाख रुपीस का कैपिटल लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसको कल भी समझा था हम लोगों ने कि लेट्स से दिस इज द मिस्टर पीटर और ये जो दूसरी फर्म है इसका नाम है कंप्यूटर पॉइंट। ठीक है ना, तो पीटर ने कंप्यूटर पॉइंट्स को 4 लाख रुपीस कैश दिए होंगे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। और जो हमारी रूल बुक है, जो अपन ने एक शॉर्टकट बनाया था इसका कि किस तरीके से जर्नल एंट्री बनाते वक्त अपन को क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, और यहां पर अपन ने डेबिट रखा हुआ था, ये यहां पर क्रेडिट रखा हुआ था। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो फाइनली यदि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्म के पास कैश आ रहा है, तो कैश मेरे पास आ रहा है, कहां से आ रहा है, किसने दिए मुझको, पीटर ने दिए। और पीटर यदि इन्वेस्ट कर रहा है, कोई ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, कैपिटल बोलेंगे। तो डेबिट में मेरे पास है कैश, क्रेडिट में क्या है, कैपिटल। तो जब जर्नल एंट्री बनाई जाएगी तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है ना, और ये कल पूरा फॉर्मेट बताया था इसलिए अब रिवाइज तो नहीं हो पाएगा। ये -4 लाख नहीं है, 4 लाख रुपीज है। ठीक है ना, देन he buy on credit from Hindustan Computer Limited 10 computers at the rate of 30,000 each। 30,000 each एक कंप्यूटर आपका 10 कंप्यूटर लिए हुए, एक कंप्यूटर आपका 30,000 का है, तो 3 लाख की टोटल परचेजिंग हुई है। तो आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है, क्या आया और क्या गया। क्या आया आपके पास, कंप्यूटर्स आए हुए हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर्स आए हुए हैं, एसेट्स आई हुई है। तो रियल अकाउंट में कंप्यूटर्स आए हुए हैं और हमारे पास से गया कुछ है नहीं, हमारे पास से गया कुछ है नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही बाय ऑन क्रेडिट, और यदि हमारे पास से कोई चीज जा नहीं रही है तो या तो हमारे को प्रॉफिट हो रहा होगा या किसी के नाम से वो लिखने पड़ेंगे, उधार लिखने पड़ेंगे। और इस ट्रांजैक्शन में हमने हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड से कंप्यूटर्स खरीदे हुए हैं, इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू आपके पास हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। ये आपकी जर्नल एंट्री बनेगी और अमाउंट आएगा आपका 3 लाख। ठीक है ना, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, he receive an invoice from जनता ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन for 5,000 in present in respect of carriages of computer from Bangalore। बताइए क्या किया जाएगा इसका, कुछ आपको लग रहा है किसी पॉइंट से क्या बनना चाहिए इसका एंट्री। वो हिंदुस्तान था, ये जनता ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो एसेट्स तो कंप्यूटर थी बट वो हिंदुस्तान कंपनी से था, बट ये फर्म बदल गई है। He received an invoice from Janta Transport Corporation for 5,000 in respect of carriages of computer from Bangalore। दूसरी फर्म से आपने मंगाए हैं, तो या तो आप इसमें कंप्यूटर की कॉस्ट में जोड़ लीजिए, लेकिन पुराने वाले में नहीं, नए वाले कंप्यूटर्स में, क्योंकि अलग से आया है ये कंप्यूटर दूसरी जगह से, बैंगलोर से। ठीक है ना, तो या तो आप कंप्यूटर की कॉस्ट में जोड़ लीजिए या फिर आप जोड़ लीजिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है ना, तो he received an invoice from जनता ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन of 5,000 respect of carriages of computer। कंप्यूटर का कैरेजेस लग रहा है इसमें। ठीक है ना, और कैरेजेस मतलब भाड़ा एक तरीके से, और यदि भाड़ा लग रहा है तो आप उसको कहां पर लिख लेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस इन लॉसेस, सॉरी क्या नाम इसका, कैरेजेस एक्सपेंसेस, कैरेजेस अकाउंट डेबिट। अब आपने इसको पे तो किया नहीं है, पे किया नहीं है, कुछ जा तो है नहीं रहा आपके पास से,
तो आपको उसके नाम पे लिखना पड़ेगा जनता ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, क्योंकि हमने उसको पेमेंट करनी है, अभी की नहीं है। तो कैरेजेस अकाउंट डेबिट टू जनता जी फाइनेंस से ही है जी लोग। तो कहां से हैं? जनरल से। इतने ही लोग थे क्या फिर? सबको बोल दो फिर बैठे। किसकी क्लास है वहां पे? कंप्यूटर की सर क्लास है, नाम नहीं सकता। कैरेजेस अकाउंट डेबिट टू जनता कॉर्पोरेशन, इस तरीके से एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, ही ओपन्स अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 3,50,000 रुपीज। आपने 3,50,000 रुपए जमा करके अकाउंट ओपन करा लिया, आपके पास से क्या चला गया? कैश चला गया। एक चीज तो है कि कैश चला गया, कुछ आया क्या इसके बदले? कैश चला गया है, इसके बदले आया कुछ है नहीं है। बट ये कैश जो है किसी ना किसी बैंक ने रिसीव किया है, बैंक इज द पर्सन। सो हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर। सो डेबिट में आपको बैंक मिल गया, क्रेडिट में आपको कैश मिल गया। इसकी जनरल एंट्री आप इस तरीके से बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में आप लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, ही सेल 6 कंप्यूटर ऑन क्रेडिट टू द एबीसी कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 35,000 ईच, ठीक है ना। आपने 6 कंप्यूटर बेच दिए हैं एबीसी कंप्यूटर्स को, तो आपके पास से क्या चला गया? रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कंप्यूटर्स चले गए, उसके बदले कुछ आया क्या? नहीं आया कैश, क्योंकि लास्ट क्लास में ही समझाया था, यदि किसी पार्टी का नाम लिखा हो तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाता है। आया कुछ नहीं है, ना तो एक्सपेंस हुआ ना ही इनकम हुआ। अब बच रहा है रिसीवर और गिवर, है ना। सो हु इज द रिसीवर? एबीसी कंप्यूटर, इसलिए डेबिट में आ जाएगा आपका एबीसी कंप्यूटर। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी एबीसी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स, ठीक है ना। और अमाउंट आ जाएगा आपका 35 मल्टीप्लाई बाय 6, 2,10,000। चेक कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। अब 2,10,000 एक बार चेक कर लेना ना। 35 टू 70, 3 20, सही है। नरेशन में आप लिख देंगे लगभग लगभग यही, सेल 6 कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, बात खत्म। नेक्स्ट है आपके पास एक और है, कुछ पॉइंट्स बचे हैं इसमें। नेक्स्ट है आपके पास, ही पे बाय चेक द अमाउंट ऑफ कैरेजेस। कैरेजेस का कितने का बिल मिला था अभी? लगभग 5,000 का, और इस कैरेजेस को आपने पे कर दिया। सो अगेन कैरेजेस इज द एक्सपेंसेस, सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कैरेजेस अकाउंट डेबिट टू, क्या गया आपके पास से? कैश तो नहीं गया, ना ही चेक गया। बैंक इज द गिवर, हमने पेमेंट नहीं की, पेमेंट हमने नहीं की भाई, ये बात ध्यान रखना। हमने चेक बैंक को दिया, पेमेंट किसने की? हमारे बैंक ने पेमेंट किया। सो बैंक इज द गिवर, दैट्स वाई यहां पर आपका लिखा जाएगा बैंक अकाउंट। सो जनरली ये लोग मतलब जो कॉमर्स के हैं जनरली ये समझते हैं कि बैंक इज द गिवर, मतलब बैंक व्हाट गोज आउट, ऐसा समझते हैं कि बैंक चला गया। बट ऐसा नहीं है, वो रियल अकाउंट में काउंट नहीं होता, वो पर्सनल अकाउंट में काउंट होता है, ठीक है। सो कैरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ही रिसीव कैश फ्रॉम 2 लाख, सॉरी ही रिसीव कैश ऑफ 2 लाख। नहीं, उसका देखिए वो ये वाला जो ट्रांजेक्शन है अपन इसको अज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी ये वाला ही रिसीव इनवॉइस फ्रॉम, तो इसको दो मैंने कहा ना कि या तो अपन इसको इनवॉइस में आप क्या बोलते जो अपन ने कंप्यूटर्स खरीदे थे उसमें ऐड कर दो, लेकिन प्रॉब्लम इसकी है कि ये बैंगलोर से आ रहे हैं,
तो हम इसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। अदरवाइज अपन क्या करेंगे, हिंदुस्तान कंप्यूटर जो खरीदे गए हैं 5,000 अपन वहां ऐड कर देंगे। बट प्रॉब्लम बस यही है कि ये अलग अलग कॉर्पोरेशन से आ रहे हैं, ठीक है ना। लेजर बनाएंगे तो दिक्कत आएगी, वो बात सही है, लेकिन इसका अगला ट्रीटमेंट अपन देखते हैं तो वहां से कुछ सॉल्यूशन निकलेगा इसका। He received cash of 2 lakh from the ABC computer. What comes in? कैश कम्स इन। कहां से आ रहा है? एबीसी आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और लास्ट है ही इशू अ चेक टू हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड फॉर 3 लाख रुपीज। अब बताइए इसका क्या एंट्री होनी चाहिए? Hindustan Computers account debit because Hindustan Computer is the receiver, and who will give the amount? Bank will give the amount, ठीक है ना। चलिए ये तो आपका ये हो गया। इसके बाद है आपका now the next topic is ledger। अब हालांकि मैं वैसे कुछ और एक्स्ट्रा करा दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा में मतलब जो जर्नल एंट्रीज होती हैं, कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज जो बहुत सारी मतलब 4-5 टाइप की एंट्री होती हैं। आप देखिएगा यहाँ पे एक आपकी होती है ओपनिंग एंट्रीज, जिसको कल ही बताया था, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर्ड एंट्रीज, ठीक है ना, और कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं जिनको अपन लिखे ले रहे हैं। जैसे कि आपका जैसे कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर है ना, इसकी कॉमर्स वाले तो ये बता ही देंगे इसकी क्या एंट्री होती है। बताएगा कोई? है कोई कॉमर्स? होंगे ही कॉमर्स वाले यहाँ पे। बताइए इसकी क्या एंट्री होती है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। एक होता है आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। यदि आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एज अ सैंपल तो उसकी क्या एंट्री बनेगी? हाँ, यदि कंप्यूटर दान में दे देते तो फिर वो कंप्यूटर आता, लेकिन यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो गुड्स को हमेशा, मैंने कल शायद या कल या परसों बताया था या कल बताया था, मुझे याद नहीं है, जब भी गुड्स सेल लिखा हो या गुड्स परचेज लिखा हो तो हम गुड्स तो काट ही देते हैं। अब क्या बचता है? सेल एंड परचेज। यहां पर गुड्स की बात हो रही है इसलिए मैंने यहां पर क्रेडिट साइड परचेज को कैंसिल किया हुआ है, ठीक है ना। अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ चैरिटी, चलिए तो ये तो आपका सब पे बन गया, इसको हटा देते हैं। गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर, आपका आएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट परचेज, ठीक है ना। एक और आपका आएगा कि एक और याद नहीं आ रहा है। हाँ, यदि गुड्स को किसी एसेट्स की तरह ट्रीट करने लगे अपन, गुड्स ट्रीटेड एज एसेट्स, किसी गुड्स को हम एसेट्स मानने लगे, मींस नहीं, फर्म की ही एसेट्स मानी है अपन ने, अपनी खुद की नहीं मानी है। एसेट्स अकाउंट डेबिट, करेक्ट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। चलिए इसके बाद कुछ और, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग जो
नॉन कॉमर्स के लोग हैं उनको बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन मीन्स, हाँ जैसे पहले तो आप लोग बता दीजिए, जिसको पता वो बता दीजिए। एवरी ईयर किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना। नॉन कॉमर्स के कौन है? नॉन कॉमर्स डेप्रिसिएशन इन्होंने बोला, समझ में आया? नहीं नहीं बताओ उसमें क्या दिक्कत है। किसी चीज की वैल्यू कम होते जाना, किसी एसेट्स की वैल्यू कम होते जाना, कैसे कम होगी? रेगुलर यूज के कारण, और रिपेयर मेंटेनेंस, और मार्केट वैल्यू फॉल होने के कारण। ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, मतलब ये जनरली डेफिनेशन पढ़ाई जाती है और शॉर्टकट में आंसर देने का यही तरीका है। बट डेप्रिसिएशन इज समथिंग एल्स। डेप्रिसिएशन इज समथिंग एल्स। अब आपने यदि कैसे समझाया जाए इस चीज को? पहले तो मैं जो कॉमर्स, जो नॉन कॉमर्स के हैं, उनने एक बात तो समझ ली कि यदि कोई एसेट्स आज हमने खरीदी है तो कल तो वो उतने में नहीं बिकेगी, है ना। जैसे कि आज आपने कोई 1 लाख रुपए की चीज खरीदी है तो कल तुरंत ही वो उतने प्राइस 1 लाख रुपए की नहीं बिकेगी। आप गाड़ी लेकर आ जाइए 1 लाख रुपीज की, शोरूम से निकाल ले आइए और थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद भी यदि बेचने जाएंगे तो 1 लाख रुपए की नहीं बिकेगी। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन निकालने की कुछ मेथड भी होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये अभी तक आपने पढ़ी होंगी। सिंकिंग फंड मेथड शायद पढ़ी हो। सिंकिंग फंड मेथड पढ़ी है किसी ने? हाँ, सिंकिंग फंड, ये दोनों पढ़ी है बस। 13 मेथड होती हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना। अब जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी एक एग्जांपल आप ही का कोई भी आपसे लेते हैं, आप जैसे 1 लाख रुपए की गाड़ी लेकर आ गए तो आप 3 लोगों को टेस्ट करोगे ना, मुझे भी बेचने की कोशिश करोगे, इनको भी बेचने की कोशिश करोगे, इनको भी बेचने की कोशिश करोगे। मैंने कहा मैं 95,000 दूंगा, इनने कहा हम 98 96 दे देंगे, उन्होंने कहा हम 97 दे देंगे। तो हर एक व्यक्ति से आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। यदि मैं आपकी गाड़ी ले लूंगा तो आपको ये फील होगा कि 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया या लॉस हो गया मेरे को। ये खरीद लेगी आपकी गाड़ी तो 4,000 का आपको लॉस लगेगा, वो खरीद लेगी तो आपको कितने का लगेगा? 3,000 का लॉस लगेगा। सो डेप्रिसिएशन इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, डेप्रिसिएशन इज ओनली अजम्पशंस। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक अजम्पशन होता है कि हाँ इतना ये वैल्यू कम होगी। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि जब भी कोई आप एसेट्स खरीदते हो, लेट से आपने 1 अप्रैल 2024 को कोई एसेट्स खरीदी है, तो हर एक एसेट्स की एक लाइफ लाइन होती है। 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। हालांकि ये हम जैसे कंज्यूमर्स को पता नहीं होती ये चीज, ये बिजनेस टू बिजनेस पता होती है। जैसे कि आप टीसीएस का एग्जांपल लो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एग्जांपल लो, या फिर कई टेलीकॉम सर्विस कंपनी का एग्जांपल लो। जब वो सिस्टम खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं या फिर कोई भी कंप्यूटर्स वगैरह असेंबल कराते हैं, तो मोस्टली 5 से 7 साल चलाते हैं वो, उससे ज्यादा वो रगड़ के यूज नहीं करते। लेकिन आप अपने डिपार्टमेंट में देख लो या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में देख लो, 20 साल पहले खरीदा होगा और आज भी वही चल रहा होगा, नए सिस्टम नहीं आएंगे। क्यों वो लोग ऐसा करते हैं? वो लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्यों बदलना 5 साल में सिस्टम, 7 साल में क्यों बदलना, या 10 साल में क्यों सिस्टम बदलना? सिंपल सी बात है, आप क्यों गाड़ी बदल देते हो? न्यू फीचर्स आ जाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है नई टेक्नोलॉजी के कारण, और
एडिशनल फीचर आपने बताया कि फीचर्स आ जाते हैं, पुराने नए ट्रेंड्स आ जाते हैं, नए टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ जाते हैं, नई जनरेशन आ जाती हैं, कंज्यूमर का परसेप्शन चेंज हो जाता है, ये सारी चीजें होती रहती हैं। इसीलिए हर एक चीज का एक एज डिसाइड की जाती है, सेम कंप्यूटर्स का चाहे व्हीकल्स का। आप देखना कंपनी बोलती है हम सब 5 साल की वारंटी दे पाएंगे, इसके बाद आप उसको घसीटो, हम उसको जिम्मेदार नहीं है। सो दैट 5 year इज लाइफ लाइन, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वारंटी एंड गारंटी? कंपनी बोलती है कि इसकी इतनी एज है, यहां तक तो आप गड़बड़ हो जाए तो हम सुधार देंगे, इसके बाद आप उसको घसीटो चलाओ, उसमें हम क्या कर सकते फिर। सो दैट वारंटी एंड गारंटी इज कॉल्ड एज अ लाइफ टाइम। अब क्या होता है, थोड़ा सा जब आप आगे पढ़ोगे तो मान लीजिए 1 अप्रैल 2029, आज से 5 साल बाद आपने ये एसेट्स खरीदी और ये एसेट्स 5 साल बाद जीरो आप डिक्लेयर कर दोगे इसको, क्योंकि 5 साल बाद आपको लगता है ये एसेट्स हमारे काम की नहीं रहेगी, ठीक है ना। और ये एसेट्स आपने खरीदा है लगभग 1 लाख रुपए का, तो 5 साल चलाने के बाद ये 1 लाख की एसेट्स कितने की हो जाएगी? जीरो की हो जाएगी 5 साल बाद। तो 1 लाख रुपए का नुकसान होने वाला है 5 साल के बीच में, वो कितने साल में होगा? 5 साल में होगा। तो इसी लॉस को आप 20-20 हजार में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो हर साल। 20-20 हजार का लॉस जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, और आपने जो प्रॉफिट कमाया हुआ है हर साल, जो आप प्रॉफिट कमाओगे उसी प्रॉफिट में से इस लॉस को राइट ऑफ कर दिया जाता है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन। This whole process is called as a depreciation. So, to write off the losses of any assets in a systematic way, या फिर यूं कहें कि 5 साल बाद हम पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं कि 5 साल बाद मेरी एसेट जीरो हो जाएगी, उसके लिए सिस्टमेटिकली हम अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालते चले जाते हैं कि भाई 5 साल बाद हमें फिर से एक नई एसेट्स खरीदनी पड़ेगी। These all arrangement are called as the depreciation. So, बेसिकली जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो यही है कि सिस्टमैटिक वैल्यू कम होते जाना किसी एसेट्स की, बाय द ट्रेंड, बाय द यूज, बाय द एक्सीडेंट, इन सब चीजों के कारण किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दिस इज द जनरल डेफिनेशन। बट थोड़ा सा और डीपली जब आप जाओगे ना तो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। जब आपसे इंटरव्यू वगैरह में कोई कुछ पूछा जाएगा तब ये वाली डेफिनेशन आप दोगे तो आपको कोई रिजेक्ट कर देगा, तुरंत ही रिजेक्ट कर देगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा और ऐसा एनालिसिस करके बताओगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ आपने डेप्रिसिएशन समझा है, रियल मीनिंग समझा है डेप्रिसिएशन का। सो दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मतलब कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि ये लॉस है, और किस चीज पर लॉस है? जो एसेट्स आपने खरीदी है उसी चीज पर हो रहा है लॉस। इसीलिए जब डेप्रिसिएशन की एंट्री रिकॉर्ड होती है तो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जिस भी एसेट्स पर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे अब क्यों करना अपनी 5 साल के बाद एसेट्स को जीरो? चला लो 6-7 साल और चलाओ, क्या दिक्कत है बताइए। हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन जैसे आप जैसे स्कूटी चला रहे या आप लोग बाइक चला रहे, कंपनी ने तो कहा है कि 3 साल की वारंटी है 50,000 किलोमीटर की, लेकिन 1-1 1.5 लाख किलोमीटर चल रही है गाड़ियां, चल तो रही है। ऐसा क्यों? देखिए अकाउंट में फर्स्ट दिन ही समझाया था, ऑन पेपर कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होती है। ऑन पेपर किसी भी एसेट्स को जीरो डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऑन पेपर, ऑन पेपर का मतलब ये है कि अकाउंटिंग में हम उसको दिखा दे रहे हैं कि ये एसेट जीरो हो गई। अब जीरो हो गई तो फेंक थोड़ी दोगे, चलाओगे, किसी ना किसी को दे दोगे या चलाने के लिए। जनरली क्यों यूज किया जाता है? जब आप देखना, आप कभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर सरकार का आप सिस्टम देखना, कल परसों बजट लॉन्च हुआ है, बजट में यदि आपके पास पैसे बचे हुए हैं और उसको खर्च करना हो तो कैसे करोगे? किसी भी एसेट्स को जीरो कर दो और नई एसेट्स खरीद के ले आओ।
हो गया बजट का यूज। यही तो होता है बजट में। हाउ बजट डेफिसिट में कैसे चला जाता है कि आप ऑन पेपर कुछ और करते हो, रियलिटी में कुछ और करते हो। कंप्यूटर खरीदा 25,000 का, बिल लगाया 40,000 का। दूसरी बात, आप डेप्रिसिएशन क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि जब आपकी इनकम होगी और इनकम में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, लेट से आपकी टोटल इनकम हो रही थी 3,10,000 रुपए, है ना, और आप 5% के इनकम टैक्स के दायरे में आ गए कल के बजट के अकॉर्डिंग। अब आपने क्या किया? चलो साहब एक काम करो, 12,000 का तो हम पे डेप्रिसिएशन लग गया, तो 12,000 जैसे ही आपने यहां पर कम किए तो आपकी इनकम सीधी पहुंच गई 2,98,000 और आप इनकम टैक्स के दायरे से हट गए। सो दैट्स वाई द डेप्रिसिएशन इज अ टूल जहां पर आप टैक्स से बच सकते हो, और रियलिटी में ऐसा होता भी है। और एक और चीज आपने जानते होंगे, बहुत से अमीर लोग होते हैं जो 25-30 लाख की कार यूं कैश में खरीद सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में क्यों खरीदते हैं? क्यों खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट में? क्योंकि एग्जैक्टली जब आपका जो इनकम टैक्स भरने की बारी आएगी, आप उसमें दिखा दोगे कि साहब हम तो कर्जे में गाड़ी ली है हमने, दूसरा हम उसका इंटरेस्ट भी भर रहे हैं। तो जो इनकम टैक्स के दायरे में आप आ रहे थे, वो इनकम टैक्स के दायरे से आप बच जाओगे। तो ऐसे कई तरीके होते हैं जिनसे टैक्स से बचा जा सकता है, और बेसिकली ये सारी चीजें टैक्स से बचने के लिए ही यूज की जाती हैं। और 5 साल जो आपने कंप्यूटर चलाना चाहिए था, आपको क्यों नहीं चलाया? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा लगा के कहीं ना कहीं आप टैक्स से बच जा रहे थे। ठीक है ना? अब यदि आप वही 3 लाख का 5% लगाते, कितना आता? 15,000 आता कि नहीं आता? 15,000 का टैक्स देना पड़ता, और 12,000 में आपका काम चल गया। और जबकि 12,000 हुआ नहीं है, ये ऑन पेपर चल रहा है सिर्फ, तो आप सीधा सीधा 15,000 के फायदे में चले गए। सो दैट इज द हाउ डेप्रिसिएशन वर्क्स फॉर द इनकम टैक्स। और 2 मेथड भी आपको दिख रही हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और एक आपका। जब आप इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, स्पेशली एक पॉइंट लिखा होगा कि विच मेथड इज हेल्पफुल फॉर द इनकम टैक्स। ठीक है ना? सो द आंसर इज WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये इनकम टैक्स में बड़ा हेल्प करती है। क्यों करती होगी, आज आपको रीजन समझ में आ गया। चलिए, तो दिस एंट्री इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर्ड एंट्री। हमने डेप्रिसिएशन को एसेट्स में से माइनस करा दिया है, लेकिन ये लॉस हमें कहीं ना कहीं से तो कवर करना है। उसके लिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कवर करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैसे कवर करते हैं वो भी मैं आपको लिख तो दे ही रहा हूं, मतलब बट आपको इसका लॉजिक अभी समझ में नहीं आएगा, राइट नाउ समझ में नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब मैंने क्या किया है, मैंने अपने प्रॉफिट में से, मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूं उसमें से कुछ पैसे निकालकर कहां ट्रांसफर कर दिए? डेप्रिसिएशन की लॉस में ट्रांसफर कर दिए। वो कुछ दिनों में आपको, जब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जनरल के बाद लेजर, लेजर के बाद जैसे ही अपन ट्रेडिंग अकाउंट पर पहुंच जाएंगे, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि क्यों हो रहा है ये सारी चीजें। ठीक है ना? ये एंट्री कहलाती है राइट ऑफ करना, किसी भी चीज को राइट ऑफ करना। यदि कोई भी एक्सपेंस जो होते हैं, कोई भी एक्सपेंस यदि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से देते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड एज अ राइट ऑफ करना। ठीक है ना? राइट ऑफ करना मतलब निपटा देना उसको। कोई एक्सपेंस हुआ है तो कहां से कवर करोगे? प्रॉफिट से ही कवर करोगे। तो प्रॉफिट से निकाल के पैसा एक्सपेंस में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ राइट ऑफ एंट्रीज। तो यहां कहीं पर मैंने लिखा हुआ था 3-4 तरीके की एंट्रीज। कहां लिखा था? ये लिखा था, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर्ड एंट्रीज, है ना। एक और आपके पास क्या आ गई? राइट ऑफ एंट्री। ठीक है ना? अब कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन ये तो आपने लिख ही लिए हैं। 4-5 ट्रांजेक्शन और थोड़े अजीब से होते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस, नहीं नहीं, इसको साइड नहीं लिखते अपन, इसको कहीं और लिखते हैं। एक्सपेंसेस
इनकम आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ठीक है ना। अब एक्सपेंसेस, ये मैट्रिक्स ये खाली डले हैं, 4 बॉक्स ही भरने अपन को, है ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब, और प्रीपेड का मतलब पहले से भर दिए, ठीक है ना। दूसरा एक और रूल साइड में लिख दे रहे हैं, एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, liabilities always have credit balance। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये बात समझ नहीं आई, उसके लिए भी एक और चीज है अपने पास। हर एक चीज के 2 साइड्स होते हैं, डेबिट एंड, सो एसेट्स, हालांकि ये बता चुका हूं शायद, एसेट्स एक्सपेंस या लॉस यदि ये बढ़ रहे हो तो इनको हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, यदि ये घट रहे हो तो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इनके जस्ट अपोजिट वाले, एसेट्स का उल्टा क्या रहेगा, लायबिलिटी, एक्सपेंस का उल्टा रहेगा इनकम, लॉस का उल्टा क्या रहेगा, प्रॉफिट। तो ये तो आपके वही रहने दो, डेबिट क्रेडिट तो वही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। डेबिट हमेशा आपके लेफ्ट साइड रहेगा, क्रेडिट हमेशा आपके राइट साइड रहेगा, लेकिन प्लस माइनस बदल जाएंगे। यदि जब जब लायबिलिटी बढ़ रही होगी, प्रॉफिट बढ़ रहा होगा या इनकम बढ़ रही होगी, तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी, और यदि वही लायबिलिटी इनकम या प्रॉफिट घट रही होगी तो आपको कहां पर रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये मैंने सिर्फ जर्नल पढ़ाया है, लेजर पर पहुंचा नहीं हूं, लेकिन लेजर कुछ इस तरीके से होता है। इस एसेट्स का नाम भी दे दे रहे हैं हम कुछ, मशीन। तो अब देखिए आप, मशीन इन 6 में से क्या है, ये जो आपके पास 6 चीजें दिख रही हैं, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, लायबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट, इन 6 में से क्या है मशीन, एसेट्स है। और एसेट्स का प्लस माइनस क्या कहता है कि, पहले तो यहां पे डेबिट लिख दे रहा हूं, यहां डेबिट हमेशा रहेगा, ये क्रेडिट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है ना, सॉरी राइट साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड आपका डेबिट। बताइए प्लस कहां लगाना है मुझे, माइनस कहां लगाना है, एसेट्स है, एसेट्स का प्लस किस साइड लग रहा है, डेबिट साइड, तो यहां प्लस लगा ले रहा हूं और यहां पर लगा ले रहा हूं माइनस। अब मैंने यदि आपसे एक ट्रांजैक्शन बोला कि 5 लाख रुपए की मशीन खरीद ली आपने, तो मशीन इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, मशीन इंक्रीज हो रही है, बाकी चीजें डिक्रीज हो रही है, उस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीन पे फोकस करो, मशीन तो बढ़ रही ना। तो हम उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। 1 लाख की मशीन जल गई तो मशीन प्लस हो रही है माइनस हो रही है, तो हम उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। बात आ रही समझ में, ठीक है ना। सेम होता है लायबिलिटी के साथ, यदि लायबिलिटीज, मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं लोन, अब लोन हमारे लिए लायबिलिटी है तो इसके प्लस माइनस बदल जाएंगे, जो आपका प्लस डेबिट साइड लिखा था वही प्लस अब कहां पहुंच जाएगा, क्रेडिट साइड। इसका मतलब जब जब आप लोन लोगे तो कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड, लोन पे कर दोगे तो कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। इज इट क्लियर। तो ये पूरा फंडा आपके पास ये सामने लिखा हुआ है, इसको यदि आप ध्यान से समझ लेते हो तो आपका बहुत सारा मतलब क्वेरी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अब एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस के पॉजिटिव बैलेंस आपको किस साइड दिख रहे हैं, देखो एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस के पॉजिटिव बैलेंस हमेशा कहां दिखेगा आपको, और लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट का पॉजिटिव बैलेंस कहां दिखेगा हमेशा, एग्जैक्टली अब वही होने वाला है, वो ऊपर लिखा हुआ है, एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। और किस बैलेंस की बात हो रही है, पॉजिटिव बैलेंस की बात हो रही है। यहां तक आई होप सब कुछ क्लियर होगा। अब आगे आते हैं, आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया, बाकी है, ठीक है ना। और प्रीपेड का मतलब होता है कि आपने एडवांस दे दिया है, ठीक है ना।
अब आप किसी दुकान पर गए, कुछ खरीद लिया, लेकिन पैसा देकर नहीं आए, बकाया करके आ गए। आप रजिस्टर ही लेके आ गए, आप बुक्स ही लेकर आ गए, तो उस सामने वाले के पैसे देने के नहीं देने हैं? तो आपके लिए ये एसेट्स है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। चलिए ठीक है। एक्सपेंसेस प्रीपेड, आप बुक लेने गए लेकिन बुक मिली नहीं, आप उसको एडवांस जमा करके आ गए कि भाई जब आए तब दे देना। अब आपके लिए एसेट्स है या लाइबिलिटी? एसेट्स है, क्योंकि हम उसके चीज का एडवांस मतलब एडवांटेज बाद में ले सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या बन गया? एक एसेट्स। तो इधर ये आपके लिए हो गई लाइबिलिटी, ये हो गया एसेट्स। बस थोड़ा दूसरे चीज से लिख दें, ये हो गया आपके लिए लाइबिलिटी, ये हो गया आपके लिए एसेट्स। इनकम, नाउ यू आर द शॉपकीपर। आपको कोई इनकम मिलनी थी लेकिन मिली नहीं है, बकाया रह गई। मिलनी थी इनकम लेकिन मिली नहीं है, मिल जाएगी, तो वो आपके लिए संपत्ति है या लाइबिलिटी है? एसेट्स है, क्योंकि कभी ना कभी मिली जाएगी। इनकम प्रीपेड, पहले से कोई इनकम मिल गई आपके लिए, अब आपको उसकी सर्विसेज देनी पड़ेगी, ये आपके लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी। और इन्हीं चार चीजों की जर्नल एंट्री अब अपन को बनाना है, चार चीजों की, ठीक है ना? इन चार चीजों की आपको जर्नल एंट्री बनाना है। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास रहेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। मान लीजिए मैं यहां पे ले रहा हूं एक्सपेंसेस की जगह ले रहा हूं किराया। आपने किराया नहीं भरा 1 महीने से, तो ये हमारा हो गया टॉपिक। इसकी जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए? अब आप देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग किराया, किराया नहीं भरा, आपके लिए लाइबिलिटी है या एसेट्स है? लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटीज को कहां रिकॉर्ड करना है? लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर्ड है। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट मतलब एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हेडिंग हो गई, एक्सपेंस की जगह पर मैंने क्या ले लिया? रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे लिए क्या है? एक तरीके से कर्जा है, देना पड़ेगा। तो समथिंग अकाउंट डेबिट, एक मिनट, समथिंग अकाउंट डेबिट, मैं मतलब उनसे पूछ रहा हूं, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। मुझे क्रेडिट साइड का तो कंफर्म है ना कि मुझे आउटस्टैंडिंग रेंट लिखना है। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे लिए एक तरीके से लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड लिखी जाती है। तो एक बात क्लियर हो गई। अब डेबिट साइड क्या लिखा जाए? हमने दिया ही कहां है? अभी बाकी है, देना बाकी है। तो वैसे तो ऊपर रेंट ही आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज रेंट हमारे लिए कहीं ना कहीं एक एक्सपेंस है। ये बात अलग है कि हमने उसको भरा नहीं है। यदि आपने रेंट भर दिया होता तो आप क्या एंट्री बनाते? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि किराया आपका खर्चा है और कैश उसके बदले में चला गया होगा, रेंट टू कैश। लेकिन कैश गया नहीं आपके पास से, आपने उसको बाकी कर दिया, और बाकी कर दिया तो आपके पास क्या बन गई? वो लाइबिलिटी बन गई, आउटस्टैंडिंग रेंट बन गया। इसलिए इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। चलिए दूसरा है आपके पास प्रीपेड रेंट। पहले से किराया भर दिया, कुछ गया, कुछ आया गया आपके पास। पहली बात तो देखो ये है, प्रीपेड रेंट क्या है आपके लिए, और एसेट्स हमेशा कहां रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट साइड। तो प्रीपेड रेंट हमारे लिए एसेट्स है। तो एक चीज तो क्लियर है कि प्रीपेड रेंट हमारे लिए डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपेड रेंट हमारे लिए एसेट्स है। क्रेडिट में क्या लिखा जाए? भैया एडवांस में भरा है तो कैश तो दिया होगा ना, सो व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। इसलिए प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू
ठीक है, कैश गया होगा ना, एडवांस में गया है लेकिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम आना बाकी है जो कि हमारे लिए क्या है, एक एसेट्स है, और एसेट्स है तो वो डेबिट साइड तो आएगा ही आएगा। तो लेट से अब आप मकान मालिक हैं, अब आप स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, अब आप मकान मालिक हैं, आपको किराया मिलना है, आपको किराया मिलना है, तो आपके लिए वो क्या रहेगी, एसेट्स, ये वाली। और एसेट्स को कहां लिखा जाएगा, और ये जो इनकम हो रही है आपको किस तरीके से हो रही है, रेंट से। अब आप मकान मालिक हैं, ठीक है ना, तो आप उसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। मैं हेडिंग दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, ये आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब रेंट, आपको किराया मिलना बाकी है, मिला नहीं है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एंट्री क्या बनेगी, आउटस्टैंडिंग इनकम आपके लिए एसेट्स है, इसलिए इसकी एंट्री बनेगी आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट। अब कुछ मिला तो है नहीं है, मिल जाएगा, मिल जाएगा। और किराया आपके लिए एक तरीके से इनकम है, और रूल के हिसाब से क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तीसरा वाला नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, इसलिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा मजबूरी बस रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। ये आपकी थर्ड एंट्री हो गई। अब आपके पास बच रहा है प्रीपेड इनकम, पहले से इनकम मिल जाए, मतलब आपके यहां पर जो व्यक्ति रह रहा था उसने आपको एडवांस किराया दे दिया, प्रीपेड इनकम। तो एक बात तो तय है कि आपको नगद में मिला है, कुछ ना कुछ कैश मिला है, तो ये आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन ये जो मिला हुआ है इनकम वो एडवांस में मिला हुआ है, एडवांस में यदि कोई चीज मिल जाती है हमारे लिए तो वो क्या बन गई, हमारे लिए लाइबिलिटी है। अब वो भले 2 महीने तक धक्का मार के नहीं भगा सकते, किराया ही भर दिया उसने, तो जबरदस्ती में रहना, मतलब देना ही पड़ेगा उसको, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी हो गई कि इसको सर्विस देनी पड़ेगी। और लाइबिलिटी हमेशा कहां रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगी, इसलिए यहां पर लिखा जाएगा प्रीपेड रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट। तो ये 4 एंट्रीज जो है मतलब बेसिकली थोड़ा सा लॉजिक की रहती है, हालांकि बन जाती है सब पे, लेकिन बस जो नए हैं बिगनर हैं उन पे नहीं बनेंगी ये चीजें, तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा।